म्यूचुअल फंड में अगर आप किसी एक ऐसी कैटेगरी की तलाश में हैं जो कि रिटर्न के साथ आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करे और क्रॉस द मार्केट आपको एक्सपोजर दे, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस कैटेगरी को ऑप्ट करने वाले रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट इस तरीके का होता है कि वो रिटर्न से ज़्यादा सेफ्टी पर फोकस करते हैं और क्रॉस द मार्केट एक्सपोजर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो केवल रिटर्न के पीछे भाग रहे होते तो शायद वो फ्लेक्सी कैप की जगह प्रेफर करते हैं मिड कैप कैटेगरी को और स्मॉल कैप कैटेगरी को। लेकिन इस फ्लेक्सी कैप में चूंकि वो इसीलिए आ रहे हैं कि अक्रॉस द मार्केट, मतलब कि फ्लेक्सी कैप के थ्रू वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर ले लें और साथ ही साथ रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिले। मतलब कि सेफ्टी प्रायोरिटी है, रिटर्न सेकेंडरी है। 2025 के लिए अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप म्यूचुअल फंड को चुनना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, वो भी पूरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अंत तक जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कम वोलेटाइल फंड की बात करते हैं, तो एटलीस्ट हम 5 साल का रिटर्न जरूर देखना चाहिए। केवल एक साल में किसने अच्छा परफॉर्म दिया, किसने 50%, 60% का रिटर्न दे दिया, उससे ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल हो उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा स्टेबल फंड देखने को मिलेगा जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं 5 साल के डेटा के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से अरेंज करता हूँ और यहाँ पर हम लोग 2 क्राइटेरिया सेट करते हैं। पहला, ऐसे फंड को हम लोग पिक करेंगे जो कि कम से कम 5 साल पुराना हो और जिसका AUM जो हो वो कम से कम 10,000 करोड़ से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम स्टेबल फंड की तलाश में हैं। हम किसी एक ऐसे फंड की बात नहीं करेंगे जो कि एक साल में 50%, 60% का रिटर्न दे दिया हो और अगले साल उनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया हो। हम एक ऐसे फंड की बात करेंगे जो कि पिछले 5 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर हो और उनका AUM भी अच्छा खासा हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे फंड हैं। तो पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिनका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट AUM है। दूसरे नंबर पर है HDFC फ्लेक्सी कैप। तीसरे नंबर पर बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप। और इसके बाद से चौथा जो फंड होगा जिसे हम लोग कंपेयर करने के लिए आगे कंसीडर करने वाले हैं वो है DSP फ्लेक्सी कैप। देखिए इसका भी 10,000 करोड़ से ऊपर का है। पांचवा फंड होगा कैनरा रोबैको फ्लेक्सी कैप। छठा होगा आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप। ठीक है, सातवां फंड होगा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप। इसके बाद से आठवां जो फंड होगा हमारा कोटक फ्लेक्सी कैप, जिसका AUM 50,000 करोड़ को भी पार कर चुका है। नौवां फंड होगा UTI फ्लेक्सी कैप और 10वां और अंतिम फंड जो होगा वो होगा SBI फ्लेक्सी कैप। ठीक है, ये ऐसे फंड को मैंने सेलेक्ट किया है जिनका AUM 10,000 करोड़ से ऊपर का है और जिनको कम से कम 5 साल का समय हो चुका है। यहाँ पर हम 2 पार्ट में कंपेयर करेंगे। पहले पार्ट में 5 फंड्स और दूसरे पार्ट में सेकंड 5 फंड को कंपेयर करने वाले हैं और दोनों में से जो विनर होगा उनको लास्ट में हम लोग आपस में कंपेयर करके फाइनल डिसीजन तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहले बात करें आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, कोटक, मोतीलाल ओसवाल, SBI और UTI फ्लेक्सी कैप की, तो इनका सिंस इंसेप्शन अगर हम लोग रिटर्न देखें कि किस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है तो आंकड़े आपके सामने हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बनाने वाला फंड है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, वो है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। और सेकंड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में लगभग टाई आप कह सकते हैं, यानी आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप। ठीक है, और इन सब में सबसे जो कम रिटर्न बना करके दे रहा है वो UTI का फ्लेक्सी कैप है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग UTI के परफॉर्मेंस की अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में देखें तो UTI का जो परफॉर्मेंस है वो देखिए यहाँ पर अपनी कैटेगरी एवरेज को नहीं बीट कर पा रहा है। 1 साल में, 3 साल में भी नहीं बीट कर पा रहा है, 5 साल में भी नहीं बीट कर पा रहा है और 10 साल में भी नहीं बीट कर पा रहा है और साथ ही साथ सिंस इंसेप्शन भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो UTI फ्लेक्सी को हम लोग यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, और वैसे भी UTI फ्लेक्सी कैप का अगर आप टेक्निकल डेटा देखेंगे तो ये अल्फा निगेटिव में जनरेट कर रहा है, जो कि काफ़ी निगेटिव पॉइंट है इस फंड के लिए। साथ ही साथ अगर इनका आप बीटा देखेंगे तो बीटा देखिए इस कैटेगरी में जो फंड हमने सेलेक्ट किया है वो सेकेंड हाईएस्ट है। साथ ही साथ इनके स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो इस कैटेगरी में अभी तक जो फंड हम कंपेयर करें इसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये फंड वोलेटाइल भी ज़्यादा है, अल्फा भी निगेटिव में जनरेट करके दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी इस कैटेगरी में अब तक जो फंड हमने लिया है उसमें सबसे ज़्यादा है। तो नो डाउट ये फंड हमारे लिए सूटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम में ना तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है और ना ही बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न ये बना करके दे पा रहा है, क्योंकि निगेटिव में इनका अल्फा है। तो इसको हम लोग यहीं पर स्किप कर देंगे। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें सेकेंड हाईएस्ट जो रिटर्न है SBI की, तो SBI का अगर हम लोग डेटा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, SBI जो है उनका रिटर्न अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये 1 साल में बीट नहीं कर पा रहा है,
3 साल में बात करें तो भी नहीं बीट कर पा रहा है, 5 साल में बात करें तो भी नहीं बीट कर पा रहा है, 10 साल में देखें तो 10 साल में ये बीट कर जा रहा है, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो ये बीट नहीं कर पा रहा अपने कैटेगरी एवरेज को। और एसबीआई के कुछ और टेक्निकल डेटा की अगर हम लोग बात करें तो इनका भी अल्फा जो है वो निगेटिव में जनरेट हो रहा है, निगेटिव में जनरेट हो रहा है। और साथ ही साथ चलिए इनके पास केवल एक ही निगेटिव पॉइंट है, बाकी के देखिए यूटीआई फ्लेक्सीकैप का सारे पॉइंट्स निगेटिव हैं, इसलिए हम लोग इसको आगे कंसीडर नहीं करेंगे। अब बाकी के जो 4 फंड बचते हैं इनका आपस में कंपेरिजन अगर हम लोग देखें तो ये जो चारों फंड हैं इन सब में 2 फंड जो है वो 2013 का है, यानी जिसे 11 साल हो चुका है। मोतीलाल ओसवाल 2014 का है, यानी 10 साल पुराना फंड है। और एसबीआई जो है वो 2005 का है, यानी अगले साल 2025 में इसको लगभग 20 साल समय होने को है। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा जो एवीएम है, अब यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर देते हैं, जिसका पॉजिटिव पॉइंट होगा उसको हम लोग एक घेरा करेंगे, जिससे हमें पॉजिटिव पॉइंट के बारे में पता चल पाए। तो यूटीआई फ्लेक्सीकैप को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं। ठीक है, इस फंड को हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 फंड ये जो हैं वो सबसे पुराने हैं, तो इनको मैंने एक पॉइंट दे दिया। इसके बाद से हाई एवीएम की बात करें तो कोटक का हाईएस्ट एवीएम है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो जो है वो कोटक का ही है। शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शार्प रेशियो जनरेट कर रहा है वो मोतीलाल ओसवाल जनरेट कर रहा है। अल्फा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अल्फा इन तीनों में जनरेट कर रहा है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एसबीआई को भी हम लोग कंपेयर करें, लेकिन एसबीआई अभी तक इनमें कोई में भी लिस्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, बीटा की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम जो बीटा है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, वो एसबीआई का ही है। और सेकंड हाईएस्ट जो है वो मोतीलाल ओसवाल का है, लगभग करीब है, थोड़ा सा इनके बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए मैं मोतीलाल ओसवाल को हटा देता हूँ, एसबीआई को ही पॉइंट देते हैं। और जहाँ तक बात करें स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम जो है वो एसबीआई का है। तो अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स किसके पास है, तो 3 पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो इनके पास है, कोटक के पास। और कोटक का सिंस इंसेप्शन अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो ये है 17.28 का। ठीक है, और अगर हम लोग 1 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखिए अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। 3 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो भी बीट कर पा रहा है। 5 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो ये इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है, बीट नहीं कर पा रहा है। 10 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो ये बीट कर पा रहा है, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका डाउन है। ठीक है, बाकी की अगर हम लोग इसको हटाते हैं तो अब हमारे पास 2 फंड बचते हैं जिनका 2 यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। पहला एसबीआई का, लेकिन एसबीआई के साथ एक निगेटिव पॉइंट ये है कि इनका एक तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये निगेटिव में अल्फा जनरेट कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो मोतीलाल का भी ज़्यादा है, लेकिन ये अल्फा जो है वो पॉजिटिव में जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए जो बेस्ट फंड हो सकता है वो मोतीलाल ओसवाल हो सकता है। ठीक है, एसबीआई के भी ऊपर अगर हम लोग मोतीलाल ओसवाल का डेटा देखें तो यहाँ पर देखिए 1 साल के रिटर्न के मामले में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है, 3 साल में भी बीट कर पा रहा है। इसके अलावा 5 साल की बात करें तो 5 साल में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन है, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग बराबर ही हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद से 10 साल में भी इनका परफॉर्मेंस बीट कर पा रहा है, और सिंस इंसेप्शन भी इनका परफॉर्मेंस बीट कर पा रहा है। तो यहाँ 5 फंड जो हमने कंपेयर किया उनमें सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सीकैप फंड का है। चलिए अगले स्लॉट के जो 5 फंड को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, कैनरा रोबैको फ्लेक्सीकैप, डीएसपी फ्लेक्सीकैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सीकैप, एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप और पराग पारिक फ्लेक्सीकैप। अब अगर इनमें से हम लोग सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टॉप पर है पराग पारिका फ्लेक्सीकैप, जो कि सिंस इंसेप्शन सबसे ज़्यादा इनका रिटर्न है, 20.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। ठीक है, इसके अलावा बाकी के फंड की अगर हम लोग बात करें तो बाकी के जितने भी फंड हैं उनका भी रिटर्न ठीक ठाक है, 17% से ज़्यादा का ऊपर का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए सभी फंड्स जो हैं वो 2013 के हैं, यानी सबको लगभग 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो सबको मैं 1 पॉइंट दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सभी फंड लगभग 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। हाईएस्ट एवीएम की बात करें तो हाईएस्ट एवीएम के मामले में पराग पारिक को 1 नंबर मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो पराग पारिक का ही है, सबसे कम। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा जो जनरेट कर रहा है वो जनरेट कर रहा है एचडीएफसी। इसके अलावा अल्फा की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अल्फा जनरेट कर रहा है वो पराग पारिक जनरेट कर रहा है। इसके अलावा बीटा की बात करें तो बीटा जितना कम होगा उतना फंड कम वोलेटाइल होगा, तो सबसे कम बीटा जो है वो पराग पारिक का ही है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सबसे कम जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कम वोलेटाइल होगा, तो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन पराग पारिक का ही है। यानी पराग पारिक ही एक ऐसा फंड है जो कि सिंस इंसेप्शन अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है, और बाकी के पॉइंट्स में भी सबसे टॉप परफॉर्मर है
मतलब कि डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ एक तरीके से अपने कैटेगरी एवरेज को भी सिंस इंसेप्शन ये बीट कर पा रहा है। बाकी की अगर हर एक टाइम फ्रेम में देख लें तो पराग पारिक देख लीजिए, ये 1 साल में भी अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है, 3 साल में भी बीट कर पा रहा है, 5 साल में भी बीट कर पा रहा है, 10 साल में भी बीट कर पा रहा है और सिंस इंसेप्शन भी बीट कर पा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग टॉप परफॉर्मर की बात करें तो यहाँ से हमारे लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक फंड हम लोग यहाँ से और चुनेंगे। क्यों एक फंड में चुनने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि वहाँ से जो हमने मोतीलाल ओसवाल चुना उससे कम वोलेटाइल हमारे पास फंड यहाँ पर अवेलेबल दिख रहे हैं। तो एक बार अगर पराग पारिक को अगर हम लोग यहाँ से स्किप कर देते हैं, ये तो टॉप का परफॉर्मेंस है जिसे हम लोग आगे कंपेयर करने के लिए बढ़ाएंगे। बाकी के अगर हम लोग इन 4 फंड के बारे में कंपेयर करें तो इन 4 फंड में से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात की जाए तो इनमें जो है वो कैनरा रोबैको का है और सेकंड नंबर पर आता है डीएसपी फ्लेक्सी कैप और थर्ड नंबर पर आता है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। कैनरा रोबैको की अगर हम लोग बात करें तो इनके साथ एक निगेटिव पॉइंट ये है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ इस कैटेगरी में अगर हम लोग शार्प रेशियो की बात करें तो इनका शार्प रेशियो सबसे कम है इन टॉप 5 की जो हम लोग बात कर रहे हैं और अल्फा भी इनके द्वारा निगेटिव में जनरेट किया जा रहा है। तो ये 3 जो पैरामीटर्स हैं वो इस फंड के निगेटिविटी के बारे में बता रहे हैं, जो कि हमें इस फंड को एक तरीके से यहीं पर स्किप कर देना चाहिए। हालांकि ये फंड काफ़ी पुराना है, 2003 का है, मतलब कि 21 साल का लगभग समय हो चुका है इस फंड को, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स इसके लिए निगेटिव बता रहे हैं। अगर मैं आपको इनका परफॉर्मेंस दिखाऊं तो देखिए 1 साल में ये बीट नहीं कर पा रहा है, 3 साल में भी देखेंगे तो बीट नहीं कर पा रहा है, 5 साल की बात करें तो भी नहीं बीट कर पा रहा है और 10 साल की बात करें तो भी नहीं बीट कर पा रहा है। बाकी सिंस इंसेप्शन तो बीट नहीं कर पा रहा है। तो इनका पूरा परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी कैटेगरी किसी भी टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहे हैं और इनका निगेटिव में अल्फा है, शार्प रेशियो इनका बहुत कम है और एक्सपेंस रेशियो इनका बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इस फंड को हम लोग यहाँ से स्किप करते हैं। अब हमारे पास बचे कंपेयर करने के लिए 3 फंड, डीएसपी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तीनों जो हैं एक ही डेट पर लॉन्च हुए थे। इसके अलावा अगर तीनों में हम लोग देखें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है इन तीनों में के बीच में हमें देखना है, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो है फ्रैंकलिन इंडिया का और एचडीएफसी का लगभग उसके करीब है। अब अगर फ्रैंकलिन इंडिया और एचडीएफसी की बात करें तो देखिए दोनों अपने 1 साल के टाइम फ्रेम में कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखें तो भी दोनों बीट कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी देखें तो भी बीट कर पा रहे हैं और यहाँ पर देखें तो भी बीट कर पा रहे हैं। सिंस इंसेप्शन की बात करें तो थोड़ा सा ये पीछे रह जाते हैं, लेकिन हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डीएसपी की तो देखिए डीएसपी जो है वो भी अगर देखें तो हर एक टाइम फ्रेम में बीट कर पा रहा है, सिर्फ सिंस इंसेप्शन को बीट नहीं कर पा रहा है डीएसपी का। और अगर हम लोग डेटा देखें, जैसे हम लोग इन 3 फंड की बात कर रहे हैं तो इन 3 में से अगर हाईएस्ट एयूएम की बात करें तो वो एचडीएफसी का है और एक्सपेंस रेशियो की बात करें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसका है तो वो है डीएसपी का और उसी के लगभग बराबर है एचडीएफसी का। और शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शार्प रेशियो है वो एचडीएफसी का है। इसके बाद से अल्फा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अल्फा जनरेट कर रहा है वो एचडीएफसी कर रहा है और इन सब में सबसे कम वोलेटाइल जो है वो एचडीएफसी ही है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो एचडीएफसी के पास आते हैं। तो एक तो पराग पारिक को हम लोग आगे कंसीडर करेंगे, दूसरा एचडीएफसी को कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 फंड हमने लिया, पराग पारिक और एचडीएफसी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग फ्रैंकलिन की बात करें तो फ्रैंकलिन का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। देखिए हर एक टाइम फ्रेम में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। तो यहाँ से 3 फंड हम लोग ले लेते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 4 फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे। अभी के कंपेरिजन से 3 फंड हमने जो लिया है वो और एक मोतीलाल को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे जो कि फर्स्ट स्लॉट से विनर था। तो अगर इन सब में सबसे पुराने फंड की बात करें तो लगभग सभी एक ही टाइम फ्रेम में है। एक ही फंड जो है मोतीलाल ओसवाल वो लगभग थोड़ा सा अगले साल लॉन्च हुआ है, लेकिन देखें तो सबको 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर पॉजिटिव पॉइंट दें तो इन दोनों को हम लोग पॉजिटिव पॉइंट देंगे, बाकी ये दोनों जो हैं इनके बाद लॉन्च हुए हैं। इसके बाद से अगर हाईएस्ट एयूएम की बात करें तो एयूएम के मामले में पराग पारिक जो है वो यहाँ पर विनर होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो जो है वो माफ़ कीजिएगा वो पराग पारिक का ही है। शार्प रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा शार्प रेशियो जो है वो एचडीएफसी का है। अल्फ़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा जो है वो एचडीएफसी का है। इसके बाद से बीटा की बात करें तो सबसे कम बीटा जो है वो पराग पारिक का है और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन पराग पारिक का है। तो यहाँ पर जो विनर निकल करके आता है वो निकल करके आता है आपका पराग पारिक, यानी ऐसा फंड जो कि स्टेबिलिटी के साथ सबसे ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है, हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है, वो फंड है पराग पारिक
इसीलिए बोला जाता है कि ये फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसका अंदाजा आप इसीलिए से लगा सकते हैं कि इनका AUM अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप स्टेबल फंड चाहते हैं, बिल्कुल वोलेटिलिटी कम चाहते हैं और डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहते हैं, तो आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। इसके बाद से अगर दूसरे, देखिए केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही फंड की बात करेंगे, एक और फंड, 2-3 और फंड की बात कर लेते हैं कि इससे कम अगर हम लोग थोड़ा सा वोलेटाइल देखें और रिटर्न भी हमें ठीक ठाक मिले, तो इसके बाद से जो विनर निकल करके आता है वो आता है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर अगर आप इनका रिटर्न देखेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम में ये बीट भी कर रहे हैं, और सिंस इंसेप्शन थोड़ा सा इनका रिटर्न कम है मोतीलाल ओसवाल से। और मोतीलाल ओसवाल भी अगर आप देखेंगे तो हर एक टाइम फ्रेम में इन्होंने बीट किया है, सिर्फ एक टाइम फ्रेम 5 साल के में ये बीट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस डाउन है। हालांकि लगभग ये एग्जैक्टली लगभग ये बराबर है, और इनका रिटर्न सिंस इंसेप्शन HDFC से ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए सबसे कम वोलेटाइल जो फंड होगा उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सबसे कम वोलेटाइल होगा। ठीक है, इसके बाद से अगर ये सभी फंड की बात करें तो ये सभी फंड जो हैं वो हर एक टाइम फ्रेम में बीट कर पा रहे हैं, लेकिन सिंस इंसेप्शन में ये बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये 2 फंड जो हैं HDFC और फ्रैंकलिन इंडिया, बाकी जो ये मोतीलाल है वो हर एक टाइम फ्रेम में बीट कर पा रहा है। अब थोड़ा सा मैं और टेक्निकल डेटा के आधार पर हम लोग कंपेयर करते हैं। ये तो हमारा विनर है नो डाउट। इन तीनों फंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अगर इन चारों फंड की बात करें तो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पराग पारिक का है, और बीटा भी इनका सबसे कम है, यानी ये सबसे कम वोलेटाइल फंड है। अब ऐसा क्यों है, इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का ये डेटा है, और अगर इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन पर मैं आपको लेकर के चलूँ तो एक तो इनका टर्नओवर रेशियो देखिए, इनका बहुत कम है, यानी कि ये इन्वेस्ट करके होल्ड करने पर विश्वास करते हैं। मतलब एक बार इन्होंने स्टॉक पिक किया उसको सालों साल तक ये होल्ड करके रखते हैं, इसी वजह से इनका टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है। साथ ही साथ अगर मैं इनका आपको फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए आज के डेट में 80% पैसा ही ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, बाकी का पैसा जो है वो डेट और कैश में ये होल्ड करके रखे हुए हैं। डेट वाला जो पोर्शन होगा नो डाउट इनको डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, और मैक्सिमम अपना एक्सपोजर जो है वो 60% लार्ज कैप में रखे हुए हैं, मिड कैप में सिर्फ 4.5% और स्मॉल कैप में सिर्फ 3.5% ही एक्सपोजर इन्होंने ले रखा है। चूंकि डेट में भी इनका एक्सपोजर है और लार्ज कैप में मैक्सिमम एक्सपोजर है, इसी वजह से ये फंड जो है वो एक तरीके से कम वोलेटाइल है, और इन्होंने वैल्यू स्टॉक्स जो वैल्यूएशन जिनका कम है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, वो वैसे स्टॉक्स को इन्होंने पिक करके रखा हुआ है जो कि आज के डेट में अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो वैल्यूएशन पर और फंडामेंटल पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं, इस वजह से इनका डाउन साइड प्रोटेक्शन जो है वो अच्छा है बाकी के फंड की तुलना में। वहीं पर अगर पराग पारिक का सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखें और इसको थोड़े देर के भूल जाएं तो इनमें सबसे ज़्यादा जो 3 फंड बचते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न है वो है मोतीलाल ओसवाल का, और 1 साल के रिटर्न के मामले में ये सबसे ज़्यादा है। 1 साल के रिटर्न के मामले में इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 50% से ज़्यादा का 1 साल में रिटर्न देना अनएक्सपेक्टेड, इसकी वजह से इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और बीटा भी इनका देखा जाए तो हाई है। आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर इनका इतना वोलेटाइल ये फंड क्यों आ रहा है, और वोलेटाइल होने की वजह से ये 1 साल में ज़्यादा रिटर्न भी दे रहे हैं। अब क्यों वोलेटाइल है, इसका आप उत्तर इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं। और इन तीनों में अगर हम लोग मोतीलाल ओसवाल, HDFC और फ्रैंकलिन की बात करें तो सबसे कम वोलेटाइल इन तीनों में अगर देखा जाए तो HDFC और फ्रैंकलिन है। तो आखिर ये कम वोलेटाइल है और ये ज़्यादा वोलेटाइल कैसे है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का डेटा देख पा रहे होंगे। अगर इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें उससे पहले हम लोग टर्न ओवर रेशियो की बात करेंगे, तो इनका टर्न ओवर रेशियो काफ़ी हाई है। ये जो इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ये पिक करते हैं, तभी फ्रिक्वेंटली ये अपने स्टॉक्स में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्ट करके होल्ड करने पर विश्वास नहीं करते, लेकिन लगातार अपने स्टॉक्स में परिवर्तन करते रहते हैं। अगर इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने डेट में और कैश में बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखा हुआ है, मैक्सिमम इनका एक्सपोजर इक्विटी में ही है, और इक्विटी में भी देखेंगे तो लार्ज कैप में सिर्फ 49% के आसपास। मिड कैप में आप इनका एक्सपोजर देखिए, मिड कैप में जो इनका एक्सपोजर है वो लगभग 46% के आसपास का है। आप समझ पा रहे हैं, मिड कैप में इतना बड़ा एक्सपोजर इन्होंने ले करके रखा हुआ है, इसी वजह से सिंस इंसेप्शन रिटर्न में भी ये बाकी के HDFC और फ्रैंकलिन इंडिया से आगे हैं। साथ ही साथ 1 साल
में जो इन्होंने 50% का रिटर्न दिया है, उसके पीछे का रीजन ही ये है कि ये फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के नाम पर मिड कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेकर के रखे हुए हैं। अब मिड कैप ज़्यादा है तो नो डाउट आपकी वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। इसी वजह से इनका रिटर्न आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये फंड वोलेटाइल भी ज़्यादा होगा, उम्मीद कर। वहीं पर अगर बात करें फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप की, तो इनका अगर मैं फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं आपको, उससे पहले अगर टर्न ओवर रेशियो की बात करें तो इनका टर्न ओवर रेशियो भी कम है, यानी कि ये इन्वेस्ट करके होल्ड करने में विश्वास करते हैं। लेकिन ये फंड HDFC से ज़्यादा वोलेटाइल है। जो हमने इनका एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था, इनका 13 से ऊपर है और HDFC का 12 के आसपास है। तो अगर मैं यहाँ पर उसका इम्पैक्ट दिखाऊं तो देखिए 3 महीने के डेटा में इन्होंने निगेटिव में रिटर्न दिया है 3 महीने में, ठीक है। नो डाउट मार्केट गिर रही थी, लेकिन बाकी के फ्लैक्सी कैप को देखेंगे तो वो पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो नो डाउट इन्होंने लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर ले रखा है। इक्विटी में टोटल 97% के आसपास एक्सपोजर है और मिड कैप में भी इन्होंने 15% का एक्सपोजर ले रखा है। ये है फ्रैंकलिन इंडिया का। अब अगर मैं HDFC का दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे HDFC फ्लैक्सी कैप का ये डेटा है। और अगर मैं इनके रिटर्न की बात करें, पहले इनके हम लोग बात कर लेते हैं टर्न ओवर रेशियो की, तो इनका टर्न ओवर रेशियो भी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर इनका ट्रेलिंग रिटर्न दिखाऊं तो वहाँ पर फ्रैंकलिन इंडिया में आपको निगेटिव में मिल रहा था और ये हर एक टाइम फ्रेम में आपको पॉजिटिव में ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन फ्रैंकलिन से HDFC में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। 90% इक्विटी में और डेट और कैश में लगभग 10% के आसपास एक्सपोजर है और उसमें भी मैक्सिमम इनका एक्सपोजर लार्ज कैप में है और स्मॉल कैप में लगभग 11% और मिड कैप में लगभग 2% के आसपास आपको इनका एक्सपोजर देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग सभी फंड के डाउन साइड प्रोटेक्शन और वोलेटिलिटी नेचर को हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टेबिलिटी की और लो वोलेटाइल फंड की, क्योंकि जब भी आप फ्लैक्सी कैप में आएंगे तो आपका मेन टारगेट ये होता है कि हमें रिटर्न हमारा सेकेंडरी है, पहले हमारा डाउन साइड प्रोटेक्शन, कम वोलेटाइल फंड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो हमारे लिए पहले नंबर पर जो है वो है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप। दूसरे नंबर पर आ जाता है HDFC का फ्लैक्सी कैप। तीसरे नंबर पर आ जाता है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप और चौथे नंबर पर आ जाता है मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप। देखिए केवल रिटर्न नहीं देख रहा है, आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देखना है। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में पराग पारिक नंबर 1 है और रिटर्न के भी मामले में नंबर 1 है सिंस इंसेप्शन। दूसरे नंबर पर HDFC, तीसरे नंबर पर फ्रैंकलिन इंडिया, चौथे नंबर पर मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप। देखिए इसके अलावा जो फंड हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया क्योंकि उनका 5 साल से कम समय हुआ होगा या फिर AUM 10,000 करोड़ से नीचे का होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड बेकार है। इसका मतलब ये है कि वो हमारी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे थे, इस वजह से वो फंड को हमने पिक नहीं किया आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने लिए बेस्ट कैटेगरी फ्लैक्सी कैप से बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना चाहते हैं 2025 के लिए, तो पराग पारिक यहां पर विनर होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।